खबरें आज की बहुत ही जबरदस्त हैं। मैं कहता हूं कि बजाय कोई और बातचीत करने के सीधा खबरों की तरफ ही आ जाते हैं। सबसे पहली खबर जो हम आपको बताएंगे वो ये है, मेरी फेवरेट खबर, मोदी यतीम हो गया। यार ये हद है मैं आपसे यार। मजाक नहीं कर हद रहा। है हद है यार, नहीं नहीं, हद वाकई हो हद गया, ये मैं हद। साबित करूंगा, साबित करके अच्छा आपको ठीक बताऊंगा। ठीक। इसमें एनटीवी ने आपको कोई खबर दी थी और हम थोड़ा सा वक्त से पहले आपको चीजें बता देते हैं और बाद में चलता है वो पता आपको कि वो चीजें प्रोसीड हो रही हैं और वही हुआ जो हमने कुछ दिन पहले आपको बता दिया था। तो ये खबर हम आपको देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो खबर वेट वाइज आज सबसे बड़ी होगी तो वो खबर ये है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया ईरान ने ऑफिशियली। अब मसला यह है कि हम तो देख रहे हैं मुज़ाकरात, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये बदला लेने का ऐलान क्यों हो गया? फिर एक खास चीज उनके बेटे ने बताई, मुश्तबा खामनाई साहब ने, कि जब मैंने उनकी बॉडी को देखा तो उस वक्त एक खास अलामत थी। वो अलामत क्या थी वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अमेरिका के बगैर भी हमले करेंगे ईरान पे और डायरेक्ट हमले करेंगे, ये कह रहा है इसराइल। अब ये क्या मसला है भाई? ये तो लग रहा है कि मुआहदा ही खत्म हो जाएगा, ये तो मुआहदे पे ही हमला हो रहा है पूरे का पूरा। कुछ सिचुएशन अच्छी नजर नहीं आ रही है। जानिएगा ट्रंप का ओवरऑल क्या कहना है सारी सिचुएशन पे, वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान आबनाए हुर्मज माले मामले में क्या लीड रोल अदा कर रहा है, या पाकिस्तान इस पूरे एरिया को अब कंट्रोल करने की पोजीशन में आ चुका है कि ईरान भी वही कर रहा है जो पाकिस्तान कह रहा है। तो कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज पे जो कंट्रोल है वो बेसिकली अब पाकिस्तान का है। तो यह क्या सिचुएशन है ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको यह बताएंगे जी 200 ऐसे सोल्जर्स हैं जो, जिसे कहते हैं ना कि उन्हें मारना नामुमकिन तो नहीं लेकिन इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते, एटम बम भी उन्हें नहीं मार सकता। अब ये क्या सिचुएशन है ये भी जानिएगा। नारान के अंदर टिकटॉक ने तबाही मचा दी जी। मैं हम जरा डिफरेंट स्टोरी आपको बता रहे हैं, आप सैलाबों के हवाले से सुन रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि असल तबाही वहां पे किसने मचाई और वो कैसे मची, ये भी जानिएगा। और शानदाना गुलजार साहबा के हवाले से चोई साहब ने एक पिछले व्लॉग में पूरी बात की थी। थोड़ी सी बात मैं भी जनाब के मुतालिक करना चाह रहा हूं लेकिन वो बताइए। व्लॉग में आगे जाके ही करेंगे। तो ये होगा आज का हमारा व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो रहेगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और जितने भी लिंक्स हैं सारे ज्वाइन कीजिएगा। 1 मिलियन के बहुत करीब हैं और वो जल्द से जल्द आपने हमें उसके लिए वहां तक पहुंचाना है। इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं अपने डिटेल व्लॉग की तरफ। चॉइस साहब को शामिल करते हैं व्लॉग में। चॉइस साहब से सीधा सा सवाल जो मैं पहला करता हूं वो ये करता हूं कि मोदी यतीम कैसे हुआ? अब दो चीज़ें हैं। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये यतीमी की खबर आपने कहाँ से निकाली है, लेकिन मेरा ख्याल है जो दो आज की बड़ी खबरें हैं शायद उसकी बात कर रहे हैं आप। एक तो आरएसएस जो है वो मोदी के पीछे से हट गई है और उसने डायरेक्ट जो है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने का फैसला कर लिया है। और ये एक बड़ी खबर है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आरएसएस जो है उसने अपने मोदी को कहा तू साइड पे हो और हम डायरेक्ट जो बात करते हैं। उनके जो दो चीफ्स हैं, एक तो उनका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम मोहन भगवत है और उसने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। और हम्म आरएसएस जो बड़ी तगड़ी है, बहुत तगड़ी तंजीम है और इंडिया के अंदर वही ज़्यादातर फैसले करती है। और फिर हम्म दूसरे उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनका नाम बड़ा लंबा है, देता तेरे हवस बोले। और ये जो देता तेरे हवस बोले जो है ना, उन्होंने होश बोले होश बोले। आप हमेशा बिगाड़ देते हैं। यार अब देखो ना, होश हो या हवस हो एक ही चीज़ है। हाँ, इनके मामले में ठीक है, यही बनता है। देखो ना, मुझे अंदाजा था कि ये तकलीफ आपको देगा। बहरहाल जब देता तीरे साहब जो है ना, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हमें करने चाहिए और ये खबर हम पहले दे चुके हैं सब लोगों को और अब उसकी आज दोबारा तस्दीक हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उसे आरएसएस ने अकेला छोड़ दिया हम्म और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आरएसएस से बगैर पूछे हुए मोदी साहब ने जंग छेड़ दी पाकिस्तान के साथ और दो बार जंग छेड़ी, दोनों बार उनको शिकस्त हुई। हम्म एक पहले 2019 में हम्म जो हम्म यहाँ पे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद पाकिस्तान ने 2 जहाज गिरा दिए उनके हम्म और अभिनंदन को पकड़ के यहाँ पे चाय पिला के उसको वापस भेज दिया। हम्म। और उसके बाद जो दूसरी मरतबा उसने भरपूर हमला किया तो उसका भरपूर जवाब आया और पूरी सही। दुनिया ने तमाशा देखा उसका। तो इसमें आरएसएस ने फील ये किया कि इसने हमारी लुटिया जो होती है ना डुबो दी है डबो दिया और बिल्कुल। उसने कहा ये बंदा ठीक नहीं है, तो उसको कहा तू साइड हाँ। पे हो जा। और उसके साथ साथ मुज़ाकरात भी नहीं कर रहा, ना अमेरिका के साथ कर रहा है, ना पाकिस्तान के साथ कर रहा है, ना किसी और जगह कर रहा है, हर जगह से वो लेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जो पीछे पार्टी है उसने फैसला किया है कि हमें फ्रंट फुट पे खेलना अच्छा चाहिए। छोटा सा मुझे एक चीज थोड़ा यहाँ मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। एक साइड पे ये लोग जो अब बेसिकली तो ये बापू जी हैं, इनके जो है मोदी जी के जो है आरएसएस, आपको पता है कि बीजेपी की मेन है, जमात है, मेन सब कुछ जमात सब तो कुछ होता आरएसएस है, ठीक है। अब ये नहीं मान रहा मोदी मुज़ाकरात, लेकिन ये कह रहे हैं, हमने ये पूरी डिटेल से खबर दी थी कि है। 6 मुलाकातें हुई हैं, ये दोनों अमेरिका भी गए थे अमेरिका भी और गया। वहां से भी इन्हें ठीक ठाक डंडा हुआ था और उसके बिल्कुल बाद इन्होंने बिल्कुल। वापस आते ही कहा जी कि हम तो करना अब मेरा चाहते हैं। ख्याल है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना वो आरएसएस लेवल पे होंगे और ठीक उसके है। बाद डायरेक्ट उनकी वज़ारत ख़ारिजा को इन्वॉल्व किया जाएगा। अब ये मोदी की जान बचा रहे हैं या मोदी की जान ले रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि मोदी का करियर खत्म हो गया। ये जो अच्छा। जंग है ना, वो मोदी को लेके बैठ गई। ठीक एक तो है। उसकी उम्र 75 साल हो गई है और हम्म। 75 साल के बाद एक फैसला हुआ था बीजेपी ने कि 75 साल जिसकी उम्र हो जाएगी वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। और ये जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था मोदी ने, उसकी वजह यही थी कि वो एक ऐसी विक्ट्री हासिल करना चाहता था कि उस विक्ट्री की बुनियाद पे उसको ये ज़म्पशन मिल जाए कि आप एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है। और वो विक्ट्री इसके गले पड़ गई। तो मुझे लगता है कि इसका सियासी कैरियर खत्म हो गया। अब ये नया को प्राइम मिनिस्टर तलाश कर रही है जमात और ठीक है। उससे पहले हालात को पाकिस्तान के साथ ठीक करना चाहती है और उसकी बुनियादी वजह ईरान है। ठीक है। ईरान बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया के लिए। ठीक अब है। अगर हालात ठीक हो जाते हैं
हैं पाकिस्तान से, तो इनके ईरान के साथ भी हालात ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद जो गैस पाइपलाइन होगी, जो गैस की सप्लाई होगी, जो तेल की सप्लाई होगी, उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। और अब अगर ये पाकिस्तान के साथ हालात ठीक नहीं करते तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक तो अमेरिका हम्म, पाकिस्तान के साथ, फिर ईरान भी पाकिस्तान के साथ, फिर चाइना भी पाकिस्तान के साथ, सारा मिडल ईस्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ। तो मुझे लगता है कि अब इनको फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो गया ठीक और है। मोदी ने हमें एक ऐसी ट्रंच में फंसा दिया है कि जहाँ से निकलना ज़रा मुश्किल है। तो अब मेरा ख्याल है वो इंटरवीन कर रहे हैं, और इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो वाकई मोदी यतीम हो चुका है। और हम्म, दूसरा जो उसने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया ना, वो अब इंडिया के अंदर उसके गले पड़ा हुआ वो ये कि उसके जो फौजी मरे थे हमारी पाकिस्तान इंडिया की जंग के दरमियान, उसकी लाशें छुपाए रखे उसने, उसके नाम भी उसने नहीं बताया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किए, जो ही बताना शुरू किए 13 महीने बाद लोगों ने अब उसको गले गले से पकड़ लिया। उसे कहा किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर है कि जो शहीद थे, जो मुल्क के ऊपर मर हम्म, गए, मिट गए, जिन्होंने कुर्बानी दे दी, जानें दे दी इस हम्म, मुल्क के लिए, तुमने उसके नाम छुपा दिए। हम्म, तुम्हारे अंदर इतना हौसला नहीं था, करेज नहीं था कि तुम उस उन लोगों को जो डेकोरेट होने वाले, उन हम्म। लोगों को तुम पब्लिक के सामने पेश करते कि ये वो सपूत है जिन्होंने मुल्क की हिफाजत की है। आपको याद होगा उसको तुमने छुपा लिया। अब ये भी उसके हम्म, गले पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ना मुझे लगता है कि मोदी का करियर जो है ना, वो फिनिश हो गया। मोदी का भी और उसकी पूरी काबीना का भी। इनका कभी ना वो कभी। राजनाथ सिंह जो इनका डिफेंस राजनाथ मिनिस्टर है, वो चले हुए मिसाइल के मुंह वाला अजीब सी शक्ल है, क्या बात है बहुत यार। घटिया आदमी है। शक्ल उसने की भी नहीं बात ना माना, शक्ल डिफेंस की बात मिनिस्टर ना ने भी किया नहीं माना। कर, शक्ल की बात ना किया कर। ये शक्ल अल्लाह ताला की तरफ से दी होती है। अब बात ऐसी कर देते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, गाली तो इसे इन्हें बड़ी देना चाहता हूं मैं। अच्छा अच्छा साहब, आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो आयतुल्लाह खामनाई के खून के बदला लेने का ऐलान किया है, और क्या एक खास निशानी मिली है उनके बेटे को। देखिए जी, एक तो आयतुल्लाह अली खामनाई साहब जो है ना, ये एक ऐसी शहादत है कि जो बड़े अरसे तक जो अमेरिका और ईरान के दरमियान रहेगी। हम्म, वो एक कब्र होती है, कुछ कब्रें होती हैं ऐसी कि जो मुल्कों के दरमियान हर वक्त रुकावट बनी रहती हैं। सही। तो ये एक ऐसी कब्र है, ये एक ऐसी मैयत है जो कभी भी अमेरिका को ईरान के करीब और ईरान को अमेरिका के करीब नहीं जाने देगी। सही। यही वजह है कि आज तक देख लें कि जेडी वैंस के साथ या उसके वेटकॉफ के साथ या कुशनर के साथ जितनी भी मुलाकातें हुई, इनके वक्त की एक भी तस्वीर नहीं छपी, हम्म, क्योंकि सबको पता है कि जिसकी अमेरिकन के साथ तस्वीर छप गई वो उसके बाद ईरान नहीं आ सके। और सही। अभी जब इनका जनाजा होगा तो देखना कि वो मुस्लिम हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा होगा। ओके। और लोग जिस तरह आएंगे, यानी 2 करोड़ लोगों को तो तोको कर रहे हैं ना वो, मेरा ख्याल है अच्छा। इससे ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा लोग ज्यादा होंगे लोगों को। इस ठीक है। जनाजे में। और जो हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे वो भी आप देख लेना। ठीक तो है। ये जो इतना बड़ा जनाजा है ना, वो मेरा ख्याल है वो एक बहुत बड़ी दीवार बनेगा अमेरिका और हम्म, ईरान के दरमियान। तो आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं, उनको जाहिर है बहुत लोग शहीद को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। वो समझते हैं कि इसराइल ने और अमेरिका ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है और इस जुल्म का बदला लेना चाहिए। तो आज उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मोहम्मद बाकर अल जुल्कदर हैं, उनका हम्म, नाम है मोहम्मद बाकर जुल्कदर, हम्म, ये इनके सेक्रेटरी भी हैं और बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद जो हैं उनके खून का बदला लेंगे हम। और हम्म, उन्होंने बाकायदा पैगाम जारी किया ये, हम्म, और पैगाम जारी करके उन्होंने कहा जी मुनासिब वक्त पे मुनासिब किस्म की कार्रवाई होगी, और जिस किस्म का हमें नुकसान पहुंचाया गया हम भी इस किस्म का नुकसान चोई साहब, पहुंचाएंगे। इसका इसका मतलब। मतलब ये हुआ कि 2 लोगों की जान को खतरा है, बिल्कुल सही। एक नेतन्याहू और हम्म, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। और अब ठीक है। अगर ईरानियों ने ये फैसला कर लिया है तो मुझे लगता है कि ये मामला जो है ना आगे तक जाएगा, ये ठीक है। रुकेगा नहीं, और ईरानी जो है इस जख्म को हमेशा अपने दिल के ऊपर रखेंगे। सही। और अब अगर फर्ज कर लेते हैं कि ट्रंप साहब का इक़्तिदार खत्म हो गया, तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये उसका पीछा करेंगे। पीछा करेंगे, पीछा ठीक हो करेंगे। गया। चले, अब नेक्स्ट स्टोरी बिल्कुल चोई साहब इसके ऑपोजिट है। अब हुआ ये कि जिस तरह मोदी यतीम हुआ है ना, इसी तरह नेतन्याहू भी यतीम हो गया। लेकिन ये जो एक मुट्ठी वाली चीज़ है वो हाँ मैं बिल्कुल बताता बिल्कुल, जाऊँ कि एग्जैक्टली। जो मुश्तबा खामनाई साहब है, साहबजादे भी हैं आयतुल्लाह अली खामनाई साहब के, और उन्होंने ये इंकशाफ किया आज। उन्होंने कहा जी कि जब मैंने अपने वालिद की मैयत देखी तो उनकी मुट्ठी बंद थी। ठीक और है। ये ईरान के अंदर जो मुट्ठी बंद होना है, इसका मतलब अज़म का है, मज़ामत की अलामत है। हम्म, जब भी आप मज़ामत करना चाहते हैं या आप लड़ना चाहते हैं या आप मुकाबला करना चाहते हैं तो आप अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। हम्म, तो मेरे वालिद ने अपनी मुट्ठी बंद रख के शहादत के वक्त ये मैसेज दिया ईरानी कौम को कि हमने मज़ामत करनी है, हमने मुकाबला करना है, हमने पीछे नहीं हटना। तो बिल्कुल इसका सही। मतलब ये आखिरी मैसेज जो है वो शहीद आयतुल्लाह खामनाई का। आयतुल्लाह अली खामनाई साहब का वो ये है कि मज़ामत करनी है, मुकाबला करना है, पीछे नहीं हटना। तो बिल्कुल अब ठीक ये है। जो उन्होंने मैसेज दे दिया ना, ये बड़ा सीरियस है कौम के हम्म, लिए और अमेरिका के लिए भी। इसीलिए ईरानी कौम में गुस्सा दोबारा गुस्सा से आ रहा है वो गुस्सा उसी बहुत तरह से। गुस्सा बिल्कुल बहुत सही। गुस्सा अच्छा बहुत। चोई साहब, अब ये इशू है कि पहले मदरलैंड और फादरलैंड, पहले मदरलैंड यतीम हुई, अब फादरलैंड यतीम हो रही है। आपको पता है वहां जाके कहा था, फादर फादर का फादरलैंड कह दिया था इसराइल को मोदी ने जो है। तो दोनों जलील हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसने ये कहा है कि हम अब डायरेक्ट हमले करेंगे ईरान डायरेक्ट पे। हम देखो, वो नेतन्याहू का पुराना प्रोजेक्ट है। वही समझता है कि हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें किसी और मुल्क की मदद की जरूरत ना पड़े, अमेरिका की ना हो, यूरोप की ना हो, और मिडिल ईस्ट की ना हो। ये अच्छा। एक पुराना ख्वाब है इसराइलियों का, ये ज़हन में रखो कि वो अच्छा। कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारी वजह से बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, हम नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये उनका एक ख्वाब है, ये उनका ख्याल है, ये उनका एक आइडिया है कि हमें सुपर पावर होना चाहिए। तो अब नेतन्याहू जो है ना अपनी कौम को उस साइड पे लेके जा रहा है कि हम सुप्रीम कौम है, और जब हम सुप्रीम हैं तो हमें फिर किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, तो हमें टकरा जाना चाहिए सबके साथ। तो वो ये कहता है, वो ये कह रहा है, अपनी कौम को ये मैसेज दे रहा है, मुख्तलिफ तकरीरें कर रहा है, बहुत सारी जगहों पे आर्टिकल लिखवा रहा है, अपने एक मैसेज जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, हमें अमेरिका की मदद की ज़रूरत नहीं, हम अपने हथियार खुद बनाएंगे और हम खुद मुकाबला करेंगे। और हम अगर 1 करोड़ लोग हैं तो ये 1 करोड़ हमारी फौज है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फौज है बकौल उसके। तो अब वो चाहता है कि ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि
इस वक्त कोई इसराइल इस टाइप का वेंचर कर सकता है, क्योंकि हम्म एक तो ईरान तगड़ा बहुत है, और ईरान को अगर किसी ने रोका हुआ है तो वो अमेरिका ने। अब हम्म अमेरिका अगर पीछे हट जाता है या अमेरिका को वो डॉज करवा के खुद हमला कर देता है और अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करता, तो फिर ये सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरा मिडल ईस्ट जो है ना उसको पीस के रख देगा। फिर तो लेबनान ही काफी है उसके लिए, जो सब एक फिर अदर सीरिया ही काफी है, एक फिर मिस्र ही काफी है, फिर जॉर्डन ही काफी। ठीक है, फिर एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी तो है ना। अगर ये हमला करता है डायरेक्ट, जो कह रहा है नेतन्याहू कि मैं करूंगा, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं डायरेक्ट ईरान पे हमला करूंगा, तो कहीं मुआहदा ही खत्म ना हो जाए। ईरान तो अमेरिका पे भी इतबार नहीं करता। ज़ाहिर है फिर तो डिफिकल्ट हो जाएगा मसला, अगर ये फर्ज करें इसराइल डायरेक्ट हमला करता है तो डेफिनेटली। और उसके दरमियान लिखा हुआ है मुआहदे के अंदर कि आपने लेबनान की जंग रोकनी है, बाकी जंगें रोकनी है जितनी प्रॉक्सीज हो रही हैं, इसराइल को आपने नष्ट डालनी है। तो अब अगर इसराइल हमला करता है तो डायरेक्ट फिर अमेरिका से पूछेगा ईरान। तो अब ये देखें ना कि इसराइल की सूरत क्या है। हिजबुल्ला जो है छोटी सी तंजीम है जिसे स्टेट तस्लीम नहीं करती, उसे कहती है कि नॉन स्टेट एक्टर है, नॉन ठीक है। स्टेट एक्टर। अब नॉन स्टेट एक्टर जो है ना उसने मत मार के रखी हुई है इसराइल की, और इस वक्त भी अमेरिका जो प्रेशराइज कर रहा है हिजबुल्ला को, और हिजबुल्ला जो है ना उसको ईरान अब वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ईरान खुल के जिस तरह पहले करता था, ठीक है। क्योंकि उसके पास खुद वेपन्स नहीं है। तो इस सूरत हाल में भी अगर हिजबुल्ला जो है उसने मत मार के रखी हुई इसराइल की, तो कल अगर फर्ज कर लें कि अमेरिका नहीं होता तो हिजबुल्ला ही काफी, उस साइड पे हमास ही काफी। ठीक है, तो फिर इसराइल का बचना इतना आसान काम नहीं होगा। बिल्कुल सही। चले अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो सब ट्रंप ने मुख्तलिफ बयान दिए हैं, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें, जरा ये बताइए। ट्रंप ने कहा है जी कि बहुत अच्छी बातचीत जो चल रही है कतर के अंदर, और खिते में अमन जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक तो उसने ये कहा है। अब वहाँ पे सूरत ये है कि वहाँ पे कुशन गए हुए हैं, वहाँ पे वेटकॉफ गए हुए हैं, और ईरानी वफ्द जो है ना उसने इनके साथ डायरेक्ट मीटिंग करने से इनकार कर दिया। पहले तो ईरान आ ही नहीं रहा था, अब अगर वो आया हुआ है तो इनडायरेक्ट जो है ना इनके साथ डायलॉग हो रहा है वाया कतर। यानी एक साइड से वो मैसेज आता है कि इस साइड से मैसेज आता है, और कतर जो है इस साइड से पाकिस्तान का वफ्द भी वहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तो वो जो डायलॉग जितने भी हो रहे हैं ना वो है। अब ईरान की जो डिमांड है ना सबसे पहली वो ये है कि हमारे $6 बिलियन थे, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो ये मुज़ाकरात रिज्यूम नहीं होंगे। अब मुझे लगता है एक खबर ये भी चल रही है कि $3 बिलियन यानी $3 बिलियन जो है वो अदा करने के लिए तैयार हो गया अमेरिका तैयार हो गया, अमेरिका तैयार ये है। खबर मतलब कंफर्म है। $6 बिलियन तो देखिए उनके पास, कतर के पास पड़े हुए पुराने हैं, 2023 के हैं, वो दोनों देने ही देने हैं उसके। अब और ईरान ये कह रहा है कि चलो वो तो दो, नए ना दो, चलो वो तो दो, हमें कुछ ना कुछ हमारा मामला तो सीधा हो। अरब मीडिया ये दावा उसके कर रहा है कि हो गया। हो गया $3 बिलियन जो है देंगे। मुझे लगता है कि $6 बिलियन ये हो जाएगा। सही है। ये इसको अमेरिका रोक नहीं सकेगा, और ये कतर जो है ना उसने कमिटमेंट भी की हुई है कि बिल्कुल अगर अमेरिका रुकेगा रोकेगा भी तब भी हम आपके ये पैसे आपके हवाले करेंगे। ठीक है। ये कमिटमेंट है कतर की। और सऊदी अरेबिया जो है ना उसकी भी कमिटमेंट है कि Commitment है। $6 बिलियन तो हम आपको दे देंगे, $12 बिलियन इन दोनों ने मिलकर पूरे कर देने हैं ईरान के। सही तो सही। ये जो है ना मुझे लगता है, और अमेरिका जो वो साइड पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि एक पैसा नहीं देंगे और न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। न्यूक्लियर बम पहले नहीं बना रहा भाई वो, ठीक? पैसे अब मुझे लगता है कि इनको देने पड़ेंगे, और अगर नहीं देंगे तो अब नए हुरमज नहीं चलेगी फिर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा एक और चीज़ भी लगती है कि ये ईरानी भी जो सीरियस सिर्फ जेडी वैंस को लेते हैं, ये कुशनर और जो दूसरा है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ भेजे हुए हैं जलील करवाने के लिए अमेरिका ने रखे हुए दोनों हैं। इसराइली यहूदी है ना, यहूदी हैं दोनों। यहूदी, इस वजह से ईरानी थोड़ा सा लिफ्ट नहीं करवाते इनको। मुझे लगता है ये भी सिर्फ पैगाम रसानी कर रहे हैं कि जो इनके पास आता है ये आगे से पूछ के हाँ ना कर रहे हैं। इनके अपने पास क्या हो सकता है? इन दोनों दोनों का को कुछ है ही डेवलप कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ना, डेवलप कर रहे हैं हाँ, दोनों को। दोनों को डेवलप कर रहा है। एक तो उनका दामाद है, उनको पॉलिटिक्स में लेके आना चाह रहा है, उनकी ट्रेनिंग कर रहा है। और दूसरा जो उनका दोस्त है उसका। दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, बहुत बड़ा डेवलपर है, उसको भी डेवलप करना चाहता है। मसलन अगर ये हमास के साथ मामला जो इनका हुआ था गजा के अंदर, तो ये विटकॉफ नहीं आके वहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल बनाने थे और ओके। अपार्टमेंट्स बनाने थे। ठीक है तो ठीक है। विटकॉफ उनका इन्वेस्टर है। ये देखिएगा गजा के अंदर अगर अमेरिका ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो विटकॉफ नंबर 1 होगा वहाँ पे। बिल्कुल सही। चले चौधरी साहब आगे चलते हैं। अब जर्नलिस्ट हैं सीनियर, दोनों ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक के हमने बारे में पहले बात भी की थी, पेप एस्कोबार की। इन्होंने एक पॉडकास्ट किया और इसके अंदर इन्होंने एक दावा कर दिया, दावा बहुत बड़ा है। अब इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। वो कहते हैं कि आबनाए हुर्मज जो है इसके ऊपर जो कंट्रोल है ईरान का और ओमान का, या जो होना चाहिए, ये पाकिस्तान की मर्जी से हो रहा है। पाकिस्तान इसके पीछे और पाकिस्तान के पीछे चीन है। आपको क्या लगता है, बात ठीक है? अब देखिए पाकिस्तान तो हो सकता है सारे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है ईरान और अमेरिका के दरमियान है, और इन दोनों का दोस्त भी है, और उससे मामला सेटल भी किए हुए हैं। और अब ये जो एक वहाँ पे सर्विस टैक्स लगाया जा रहा है, पाकिस्तान इसका हामी है, वो हामी है। समझता है कि लगा देना चाहिए ताकि मसला हल हो। थोड़े से पैसे हैं और हर जहाज़ जो है वो देने के लिए तैयार है। $2 मिलियन वो कहते हैं जी हम देने के लिए तैयार हैं पर जहाज़। ठीक तो है। उसमें उन्होंने कहा जी कि इतनी बड़ी रकम नहीं है, ये अगर दे के आपकी जान बचती है छूटती है तो दे दें आप, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। और साथ ओमान को रखें और ईरान को रखें ताकि सिर्फ डायरेक्ट ईरान के पास ना जाए। तो ये तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इनके दरमियान हो सकता है, लेकिन क्या चाइना भी है? ये मुझे थोड़ी सी थ्योरी अजीब सी लगती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ओमान जो है ना वो ये अमेरिका के बहुत करीब है। ओमान करीब है, बहुत करीब है, उसे धमकियां भी तो देता है। बहुत करीब है। नहीं नहीं, धमकियां तो ऐसे सबको देता रहता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ओमान बहुत करीब है इनके। ठीक और है। उसकी वजह ये है कि ये जो इनके जो सुल्तान है ओमान के, ये हम्म आज तक किसी के साथ लड़े ही नहीं। ये हम्म। लड़ते ही नहीं है, ये अमन से रहते हैं। बल्कि इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सऊदी अरेबिया के साथ। और सऊदी अरेबिया के साथ सऊदी अरेबिया ने कहा ये हमारी ज़मीन है, इसने कहा ये आप ले लें।
हम्म, इस हद तक ये नरम लोग हैं। ये ठीक है। कहते हैं कि हमें किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए। और हम्म, वहां पे अमेरिकन बेसिस भी हैं, ये भी है हम्म, ओमान के अंदर। ठीक तो है। ये अमेरिका को नाराज नहीं कर सकता ओमान, ये ज़हन में रखें। तो अब अगर ये आपने हुर्मस जो है ना, अब स्कीम देखें, ईरान ये हम्म, कहता है कि जी हमने इसके ऊपर कब्जा करना है, सही। और ओमान ये कहता है कि हम इसके पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने अपना एक पार्टनर रखा हुआ है वहां पे, अपना बंदा छोड़ दिया अपना अंदर। एक पार्टनर रखा हुआ है ठीक है। कि अगर ईरान और ओमान दोनों मिलकर भी करते हैं तो एक पार्टनर जो होगा वो अमेरिकन होगा। तो हम्म। अमेरिका का डायरेक्ट नहीं है तो ओमान के जरिए तो अमरीकी मफादात अमेरिकी मफादात सिक्योर सेफ हैं, रहेंगे। सेफ हैं, सिक्योर ओके। हैं वहाँ पे। ठीक तो है। मुझे लगता है कि फ़ीस तो सर्विसेज़ फ़ीस आएगी, हम्म। ये होगी और ये इम्प्लीमेंट होगी, और ठीक है। अमेरिका जो है ना इस मौक़िफ़ से थोड़ा-सा पीछे हटेगा, और ये ओमान और ईरान दोनों मिल के करेंगे। लेकिन सही। क्या चाइना भी है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना इस सारे मामले में मे बी इस पूरे उसकी, रीजन पे कंट्रोल करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कंट्रोल करने देगा अब किसी होता को है भी। इंडियंस को बड़ी आग लगी हो कि पाकिस्तान अपनी जो फ्लीट्स है या दोजे हैं वो बे ऑफ बंगाल तक भी ले जा रहा है, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। मतलब ये उन लोगों को दिन रात पाकिस्तान के ख्वाब आते रहते हैं ना कि हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा चलिए सर, नेक्स्ट स्टोरी। अब नेक्स्ट स्टोरी ऐसी है कि 200 ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्हें एटम बम भी नहीं मार सकता, लेकिन मुझे एक शक है। हुँ। वो शक ये है कि इंडिया के पास ऐसा बम है जो किसी भी सोल्जर को जो है ना वो मुतासर कर सकता है। यार आप ऐसे वाहियात बात कर रहे गोबर बम की हो। बात कर यार रहा हूँ। वैसे स्मेल से तो कोई भी नहीं बच सकता ना। अच्छा हाँ, चले मुझे ये बताएं कि ये यहाँ 200 पे स्मेल आनी शुरू हो गई मुझे। ये 200 सोल्जर्स की कहानी आपको बताते पता हैं है क्या। एटम बम से सिर्फ कॉकरोच बच सकता है, और हम्म। कहते हैं कि अगर कोई एटम बम से बचने की दवाई बनी तो कॉकरोच से बनेगी, मोदी बच क्योंकि जाएगा। उसकी उसकी वजह यह है कि जब ये नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरे थे तो हम्म। कॉकरोच बच गए थे, और उसके अलावा जब कोई चीज़ भी नहीं बची थी। इवन वो 3000 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया था ना हम्म। जी, और उसमें जो लोहा था पिघल गया, और पुल जो थे पिघल गए, और जो कंक्रीट की बिल्डिंग्स थी वो सारी राख बन के खत्म हो ठीक। गई सारी। इवन पानी के अंदर भी जाके लोगों को आराम नहीं आता था, लोग झुलस गए, तो झुलस गए, बहुत खौफनाक था। बल्कि खौफनाक। जो लोग बच गए थे वो पूरी जिंदगी ये कहते रहे कि हम मरे क्यों नहीं, यानी हम्म। मौत जो थी बचने से ज्यादा बदतर थी, बदतर थे, बिल्कुल सही। यानी बचना मौत से ज़्यादा बदतर था। तो ये सूरत और मौत बेहतर लग रही थी बचने से। ये वहाँ पे सिनेरियो था उस वक़्त। तो कॉकरोच बच गए सारे सिनेरियो के अंदर। हम्म। लेकिन बहरहाल अब इसके ऊपर तो बड़ी रिसर्च हो रही है आज तक कि कॉकरोच के अंदर ऐसा कौन-सा एलिमेंट है जिसकी वज़ह से ये एटम बम कॉकरोच से भी का तो बच जॉय सकता साहब है। कहते हैं कि सर काट दें तो 7 दिन तक जिंदा रहता है। रह सकता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि दिमाग तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मोदी। अब देखो कॉकरोच पार्टी बनी है इंडिया के अंदर बड़ी हम्म। टका के, और उसने जो बाकी पार्टीज़ हैं उन सबका किया पांचा कर दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया उनका। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी एक सूंडी पार्टी बननी चाहिए, सूंडियों की तरह से। बहरहाल एनी हो जी, जनाब इंकशाफ ये किया गया है कि चाइना ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है और वो अपने फौजियों को ट्रेन कर रहे हैं, हम्म। और ट्रेनिंग के बाद उसने पहली मर्तबा एक दूसरा मुल्क जो है ना उसको ट्रेन किया। हम्म। और जो दूसरा मुल्क है वो रशिया है। हम्म। रशिया के 200 फौजी जिसके अंदर 4 जनरल शामिल हैं, हम्म। उनको बुला के चाइना के अंदर चाइनीज़ ने उनको ट्रेनिंग दी है। और वो ट्रेनिंग क्या है, 3 किस्म के हमलों की। एक तो अगर केमिकल हमला होता है, हम्म। अगर न्यूक्लियर हमला होता है, अगर बायोलॉजिकल हमला हो जाता है। बिल्कुल सही। तीनों हमलों के अंदर आपने अपने आप को सेफ कैसे रखना है। हम्म। हम्म। ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त है और खुफिया थी ये, और हम्म। उसमें उन्होंने ट्रेन कर लिया। अब ये जो 200 लोग हैं ये अपनी फ़ौज को जाकर ट्रेन करेंगे। 3 हफ्ते ट्रेनिंग हुई 3 है। हफ्ते ट्रेनिंग हुई है चाइना के अंदर। हम्म। अब इसको खुफिया रखा गया, लेकिन फिर ये वहाँ से स्मगल हो गई इन्फॉर्मेशन, हम्म। स्मगल हुई और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल आई। फिर जो लोग थे उनके नाम आ गए, फिर जर्नलों के नाम आ गए, फिर फुटेजेस आ गई। हम्म। और अब बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ एक एलिमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, और अमेरिका के अंदर बहुत कोहराम मचा हुआ है कि आखिर हम्म। इन्होंने कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी वजह से एटम बम से भी महफूज रहेंगे, और रशिया को भी इन्होंने स्मगल करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना और रशिया दोनों जो अपनी फौजों को बचा लेंगे, हम्म। और हम मारे जाएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया का एक मुत्तफिका फैसला है कि एक बहुत बड़ी जंग जो है इस वक्त हमारे दहाने पे खड़ी हुई है, और ये सही। किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है। और अगर ये स्टार्ट होगी तो एटमी जंग होगी वो, और ठीक है। उसके अंदर अगर कोई बंदा बच सकता है तो वो बड़ी हैरानकुन बात है। अब देखते हम्म। हैं कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को किस हद तक इवॉल्व करता है, किस हद तक डेवलप करता है, लेकिन चाइना जो है लीड लेगा सारे मामले में। बिल्कुल सही। चले नेक्स्ट स्टोरी चॉइस है हमारी। टिकटॉक तबाही का सबब बन रहा है। नारान में एक सैलाब आता है और उस सैलाब के अंदर आपने देखा होगा एक फुटेज है कि एक वीगो डाला जो है ना वो बह जाता है, उसके बाद रेस्क्यू भी उन्हें किया जाता है लोगों को। ये तमाम सिनेरियो के ऊपर आप क्या कहेंगे, ये हो क्या रहा अब बेसिकली तो हमारा माइंड खराब हो गया हुआ है। लोग ना किसी जगह पे जाते हैं, वो खाना खाने से पहले ना पहले उसकी तस्वीर बना के इंस्टाग्राम के ऊपर डालते हैं, है। या अपना स्टेटस लगाते हैं, और स्टेटस और उसके बाद जो इंस्टाग्राम है उसने लोगों की मत मार दी है। और अब जो टिकटॉक है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा रच बस गया है कि हम तो नमाज़ पढ़ते हुए भी टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो बना के ना नमाज की वो भी लगा देते हैं। हम्म। अब पिछले दिनों एक शादी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छा मैं वाकिफ़ हूँ उनका, मेरे पुराने जानने वाले हैं। हम्म। अब उन्होंने क्या किया है कि उनकी उम्र जो है ना 50 साल से ज़्यादा है। उन्होंने अपनी आधी उम्र से छोटी एक लड़की के साथ शादी कर ली। प्राइवेट अफेयर है, बंदे को कर हम्म। लेनी चाहिए। लेकिन टिकटॉक की वजह से अब क्या है कि लोग उनसे फीते कटवा रहे हैं, हम्म। दोनों मियाँ-बीवी से। लोग उनको बुलवा रहे हैं इफ्तिताह करने के लिए। लोग उनको अपने रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं कि आप आएँ जी और यहाँ पे हम्म। खाना खाएँ, और उनकी फुटेज बना के अब वो उसको वायरल कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड से आप अंदाज़ा लगाएँ कि इंसान जो है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? उसका कंट्रीब्यूशन ये है कि उसे शादी कर ले। यार ये हम्म। कोई कमाल है, मुझे ये बताइएगा ज़रा सर। लेकिन ये टिकटॉक जो है ना इसने पूरा माइंडसेट जो है ना वो बदल के रख दिया पूरी सोसाइटी का। सही। अब ये बंदे थे, ये गए यहाँ से और ये पंजाब से गए। अब एक तो हम्म। पहाड़ी इलाकों का इनको नहीं पता, हम्म। दूसरा इनको नहीं पता कि अचानक पानी आता है, रेला आता है और बड़ा खौफनाक आता है। ये किसी की गाड़ी माँग के ले गए होंगे, या हो सकता है किराए पे लिए हो, या कोई एक मज़लूम आदमी जो है जिसकी गाड़ी हो
उसके साथ 4 बंदे और चढ़ गए होंगे, ठीक है, हम भी चलते हैं वहाँ पे। और ये दरिया के अंदर पहुँच के, दरिया कुनहार के अंदर पहुँच के बारिश हो रही थी और इन्होंने वहाँ पे टिक-टॉक बनानी शुरू कर दी। अचानक एक रेला आया और उसके बाद जो कुछ इनकी गाड़ी के साथ हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने देखा, अब बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू वाले लोग वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने 5 लोगों की जान बचाई। ये इस कदर आमक लोग थे कि जब आपको रेले में फँस गए तो कम से कम अपनी जान तो बचा लो। अब हुँ। वहाँ पे ऊपर खड़े हुए हैं, फुटेज बन रही है और इस बात पे खुश हैं कि देखें जी, हमारी गाड़ी जो है ना इस तरह पानी के अंदर तैर रही है। तब भी शायद उन्हें ये लग रहा होगा जी वीगो पे हैं, हम निकाल वीकू लेंगे के इससे। ऊपर निकाल लेंगे सारे। अब 2-3 बंदे पीछे हैं, 2 एक अंदर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए। बैठे हैं। जिस तरह वो अंदर बैठा हुआ बंदा निकला, अगर वो गिर जाता और बह जाता तो तो उसके सब बाद क्या होता? आपने फुटेज अगर आखिर से देखी हो ना, तो आखिरी बंदा जब रेस्क्यू हो रहा था तो गाड़ी डूब गई थी। गाड़ी डूब गई। उसके बाद गाड़ी उल्टी हुई डूब गई। उसके डूब बाद गई। वो हुँ। आप अभी तक नहीं मिली और अगर मिल भी जाए तो उस गाड़ी को फिर गाड़ी नहीं कहा जाएगा। वो हुँ। कीचड़ के अंदर इतनी दफ़न हो चुकी होगी कि मुकम्मल तौर पे खोखा होगा जिसको आप साफ़ भी नहीं कर सकें। खबर आ रही है शेखुपुरा से थे 5 लड़के, शेखुपुरा 5 शेखु लड़के। शेखुपुरा। ये जो पंजाब से लोग आते हैं ना गर्म इलाकों से, इनको नहीं पता होता कि पहाड़ी इलाके क्या होते हैं। मैं बस मरी जाता हूँ ना सर्दियों के अंदर, हुँ, आप यकीन करें कि लोग आते हैं स्लीपरों में हुँ। और गाड़ियों के अंदर आम नॉर्मल गाड़ी होती है उनकी अच्छा। और नॉर्मल गाड़ी के अंदर स्पीडें मार रहे होते हैं बर्फ़ के अंदर ओह! और इसलिए हर बार इस टाइप के हादसे होते हैं। हुँ। जब भी यहाँ पे सैलाब आते हैं, मानसून होता है, देख लो हर मर्तबा कोई ना कोई हादसा होता है। इसकी वजह ये है कि लोग ज़िम्मेदार हैं, गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नहीं है। लोगों को अपनी सेफ्टी का एहसास नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि पानी क्या है, पहाड़ी इलाका क्या है, स्लिप कैसे होती हैं चीज़ें। हुँ, हुँ, हुँ। लोग बस टिक-टॉक बना रहे होते हैं। टिकटॉक बना ब रहे वायरल हो रहा है। हैं, वायरल होना है। मैंने एक तो माफ़ी चाहता हूँ, एक गाड़ी के अंदर देखा कि लोग जो थे उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था और गप्पें लगा रहे हैं और गाड़ी के अंदर हुक्का पी रहा है एक बंदा और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एक्सीडेंट हो गया और मर गए सारे के सारे।